हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। पीएम मोदी ने उत्तर प्रदेश के अमेठी में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि चुनावी दुनिया में आने के बाद जिस तरह यूपी ने मुझे अपना बना लिया, मां गंगा ने मुझे गले लगाया, इससे बड़ा जीवन में कोई सौभाग्य नहीं। जनता का ये स्नेह और आशीर्वाद जीवन की बहुत बड़ी पूंजी है। पीएम मोदी ने कहा कि आजादी के बाद एक ही परिवार ने पार्टी पर कब्जा शुरू कर दिया। पूरे देश में बहुत सारी सीख देखी गई, पूरे लोकतंत्र की दीमक की तरह बहुत बड़ा नुकसान कर दिया। पीएम ने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि एक समय था जब इन नेताओं ने वोट बैंक की राजनीति, तुष्टीकरण को बढ़ावा दिया। आज वोट बैंक और तुष्टीकरण की इस राजनीति ने इन नेताओं को अपना बंधक बना लिया है। अब वोट बैंक की राजनीति ही इन दलों की मजबूरी बन गई है। पीएम ने आगे कहा कि मुझे लगा था कि जब 5वें या 6वें चरण के मतदान खत्म होंगे उसके बाद विपक्ष ईवीएम को गाली देना शुरू करेंगे, लेकिन इस बार इन्होंने चौथे चरण में ही ईवीएम को गाली देना शुरू कर दिया। जब भी विपक्ष ईवीएम पर सवाल उठाने लगे तो इसका मतलब साफ है कि इनका खेल खत्म हो चुका है। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कृषि क्षेत्र में बजट के प्रावधानों को लेकर चर्चा की, जिसमें केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने भी मौजूद रहे। इस दौरान पीएम ने कहा कि बीते 7 सालों में हमने बीज से बाजार तक कई व्यवस्थाएं तैयार की, जिससे 6 सालों में कृषि बजट कई गुना बढ़ गया। पीएम मोदी ने कहा कि किसानों के लिए कृषि लोन में 7 सालों में 2.5 गुना की बढ़ोतरी की गई। ऑर्गेनिक खेती को प्रोत्साहन देने के कारण आज ऑर्गेनिक प्रोडक्ट का बाजार 11,000 करोड़ रुपए हो चुका है। इसका निर्यात भी 6 सालों में 2,000 करोड़ से बढ़कर 7,000 करोड़ रुपए पहुंच गया है। पीएम ने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 21वीं सदी में खेती और खेती से जुड़े ट्रेड बदल देगा। किसान ड्रोन्स का खेती में अधिक से अधिक उपयोग इसी बदलाव का हिस्सा है। ड्रोन टेक्नोलॉजी एक स्केल पर तभी उपलब्ध हो पाएगी जब हम एग्री स्टार्टअप्स को प्रमोट करेंगे। पीएम ने जानकारी देते हुए बताया कि भारत ने कुछ दिन पहले यूएई के साथ कई महत्वपूर्ण समझौते किए। इसमें फूड प्रोसेसिंग में सहयोग बढ़ाने के लिए भी कई अहम फैसले हुए। पराली का प्रबंधन किया जाना जरूरी है, जिससे कार्बन एमिशन भी कम होगा और किसानों की आय भी दोगुनी होगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारे कॉर्पोरेट जगत को ऐसी व्यवस्थाएं बनाने के लिए आगे आना चाहिए। अन्नदाता के साथ ही ऊर्जादाता बनने के लिए बड़ा अभियान चला रही है। देश भर के किसानों को सोलर पंप वितरित किए जा रहे हैं। मणिपुर विधानसभा चुनाव के लिए 28 फरवरी और 5 मार्च को वोटिंग होनी है। सभी पार्टियों ने प्रचार अभियान तेज कर दिया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि बुधवार को मणिपुर में चुराचांदपुर में एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि सरकार अभी उग्रवादी समूह के साथ शांति वार्ता करेगी। यूपी के बहराइच में गृह मंत्री अमित शाह ने जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में योगी जी ने ऐसी सरकार चलाई है कि दूरबीन लेकर भी कोई बाहुबली दिखाई नहीं पड़ता। हर जगह पर बजरंगबली ही दिखाई पड़ते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि यूपी में बेटी के जन्म लेते ही हम उसकी पढ़ाई के लिए 15,000 रुपए का पैकेज देते हैं, जिसे बढ़ाकर 25,000 रुपए किया जाएगा। गरीब कन्याओं की शादी के लिए अब तक 51,000 रुपए का अनुदान दिया जाता था, जिसे बढ़ाकर अब 1 लाख रुपए किया जाएगा। इसके साथ ही सीएम योगी ने कहा कि आने वाले 5 साल के अंदर उत्तर प्रदेश के हर परिवार के एक सदस्य को नौकरी दी जाएगी। साथ ही लोगों को रोजगार या स्वतः रोजगार के साथ जोड़ने का काम भी किया जाएगा। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के परिणाम की घोषणा के अगले ही दिन आरएसएस पदाधिकारियों की बैठक शुरू होगी। 11, 12 और 13 मार्च को कर्णावती अहमदाबाद में संघ की प्रतिनिधि सभा की सालाना बैठक लेने वाले हैं। इस दौरान चुनावी नतीजों समेत राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर भी चर्चा की जाएगी। पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होने के बाद भी कांग्रेस पार्टी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। कांग्रेस पार्टी की ओर से नतीजों का आकलन करने के लिए एक मीटिंग बुलाई गई थी, लेकिन प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने इस मीटिंग में हिस्सा नहीं लिया। राजस्थान में बजट पेश होने के बाद सभी विधायकों को आईफोन देने पर नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने कहा कि इस समय इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। सब विधायकों के पास पहले से फोन है। इनके देने से राजस्थान में एक गलत परिपाटी शुरू हो जाएगी। बीजेपी के सभी विधायक आईफोन वापस कर देंगे। जम्मू कश्मीर के बारामूला में शोपियां जिले में सुरक्षा बलों ने लश्कर-ए-तैयबा के 2 आतंकी और उनके 2 सहायकों को गिरफ्तार किया। साथ ही उनके पास से गोला बारूद समेत अन्य सामग्री बरामद की गई। वहीं AK-47 राइफल की 40 गोलियां भी जब्त की गई। कश्मीर घाटी में इन दिनों भारी बर्फबारी हो रही है। इससे घाटी
का देश के बाकी हिस्से से संपर्क टूट गया है। कश्मीर को हर मौसम में देश से जोड़े रखने वाला जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे भी लैंडस्लाइड और बर्फ की वजह से बंद कर दिया गया। इस घाटी की ओर जा रहे करीब 300 ट्रक बनिहाल में फंस गए। जम्मू कश्मीर में खराब मौसम के कारण श्रीनगर से आने जाने वाली सभी उड़ानें रद्द कर दी गई हैं, जिसके बाद बढ़े किराया दरों को लेकर पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला ने एयरलाइंस पर दिन के उजाले में डकैती का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पहले से भुगतान करने के बाद भी यात्रियों को फिर से टिकट बुक करवाया गया और किराया 12,000 से 14,000 कर दिया गया। यूक्रेन के 12 से ज्यादा बड़े शहरों पर रूसी सेना ने मिसाइल अटैक किया। AFP न्यूज एजेंसी के मुताबिक यूक्रेन की राजधानी कीव समेत कई शहरों में धमाका सुना गया। वहीं रूस के राष्ट्रपति ने कहा कि जो कोई भी हमारे साथ हस्तक्षेप करने की कोशिश करता है उसे परिणाम भुगतने होंगे। रूस के हमले के बाद यूक्रेन की सेना भी मुंह तोड़ जवाब दे रही है। रॉयटर्स एजेंसी के हवाले से यूक्रेन की सेना ने बताया कि लुहांस्क क्षेत्र में 5 रूसी विमानों और 1 रूसी हेलीकॉप्टर को मार गिराया गया। यूक्रेन की राजधानी कीव में ट्रैफिक जाम की स्थिति बन गई। रूस के हमले के बाद रूसी सेना ने कीव एयरपोर्ट पर कब्जा कर लिया। वहीं हमले के बाद कीव में अफरा तफरी का माहौल बन गया, जिसके चलते लोग शहर छोड़कर बाहर निकल रहे हैं। इसी कारण से सड़कों पर जाम लगा हुआ। रूस के हमले के बीच यूक्रेन की तरफ से भी बयान आया है। यूक्रेन के सेना प्रमुख ने कहा कि हम रूस से हार नहीं मानेंगे और हम रूसी सेना को मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। इधर अमेरिका भी रूस को लगातार युद्ध रोकने के लिए आगाह कर रहा है। यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद अमेरिका का भी बयान सामने आया। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि इस हमले से होने वाली मौतों और तबाही के लिए रूस अकेला जिम्मेदार है। अमेरिका और उसके सहयोगी एकजुट और निर्णायक तरीके से जवाब देंगे। दुनिया इसके लिए रूस को जवाबदेह ठहराएगी। युद्ध की स्थिति को देखते हुए नाटो भी रूस के खिलाफ जोरदार कार्रवाई करने की तैयारी कर रहा है। जानकारी के मुताबिक नाटो के 30 सदस्य रूस पर हमले की योजना बना रहे हैं। बताया जा रहा है कि नाटो रूस के खिलाफ आर्टिकल 4 का इस्तेमाल करेगा। यूक्रेन पर रूसी सेना के हमले के बीच संयुक्त राष्ट्र का बयान सामने आया। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कहा कि राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अपने सैनिकों को यूक्रेन पर हमला करने से रोके और शांति को एक मौका दें। यूक्रेन की संसद ने नेशनल इमरजेंसी घोषित कर दी है। इमरजेंसी के ऐलान के साथ यूक्रेन ने अपने 30 लाख लोगों को तुरंत रूस छोड़ने के लिए कहा। रूस ने बुधवार को यूक्रेनी बैंकों, रक्षा, विदेश, आंतरिक सुरक्षा जैसी अहम वेबसाइट पर साइबर अटैक किया। यूक्रेन में रूसी सेना के घुसने के बाद 6 देशों अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, जापान, ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी ने रूस पर प्रतिबंध लगा दिए। अमेरिका ने यूएन में कहा कि रूस ने यूक्रेन में घुसपैठ की तो 50 लाख लोगों को बेघर होना पड़ेगा। इससे इतना बड़ा रिफ्यूजल संकट खड़ा होगा जो पहले कभी नहीं हुआ। इस बीच रूस ने भारत से साथ देने की अपील की है। आज यूक्रेन से 182 भारतीय नागरिकों की वापसी हुई है। यूक्रेन इंटरनेशनल एयरलाइंस की एक स्पेशल फ्लाइट छात्रों सहित 182 भारतीय नागरिकों के साथ आज सुबह करीब 8 बजे कीव से दिल्ली हवाई अड्डे पर लैंड हुई। भारत में यूक्रेन इंटरनेशनल एयरलाइंस से एक अधिकारी ने ये जानकारी दी। यूक्रेन तनाव के बीच भारत के विदेश मंत्री जयशंकर ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से मुलाकात की है। इस मुलाकात में रूस यूक्रेन संकट और भारत और फ्रांस के बीच राजनयिक, आर्थिक और रक्षा संबंधों को मजबूती पर चर्चा की गई। भारत ने पूर्वी यूरोप में तनाव कम करने के लिए मैक्रों की कोशिशों की सराहना की। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि भारत पूर्वी लद्दाख सीमा गतिरोध पर चीन के साथ इस पूरी स्पष्टता के साथ बातचीत कर रहा है। एलएसी में एक तरफा बदलाव स्वीकार नहीं किया जाएगा। जयशंकर ने पेरिस में एक विचार मंच में एक संवाद सत्र के दौरान कई बिंदुओं को लेकर चर्चा की। कीव में भारतीय दूतावास के मुताबिक यूक्रेन के हवाई क्षेत्र को बंद करने के मद्देनजर विशेष फ्लाइटों को रद्द कर दिया गया है। ऐसे में भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की जा रही है। इसके लिए दूतावास की वेबसाइट, सोशल मीडिया पोस्ट और फोन नंबर जारी कर दिए गए हैं। रूस यूक्रेन जंग के बाद कच्चे तेल के दाम $99 प्रति बैरल से भी ज्यादा पर पहुंच गए। एक्सपर्ट्स के मुताबिक आने वाले दिनों में इसके दाम $120 तक जा सकते हैं, जिससे पेट्रोल डीजल ₹20 तक महंगा होगा। कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो ने देश में लागू आपातकाल को समाप्त कर दिया। ट्रूडो ने न्यूज कॉन्फ्रेंस में कहा कि आज हम इस बात की पुष्टि करने के लिए तैयार हैं कि स्थिति अब आपात स्थिति नहीं है, इसलिए सरकार आपात स्थिति के अधिनियम के इस्तेमाल को समाप्त कर देगी। सीएम भूपेश बघेल कल बिलासपुर दौरे पर रहेंगे। इस दौरान सीएम 318 करोड़ से ज्यादा के विकास कार्यों की सौगात देंगे। साथ ही नवनिर्मित तिफरा फ्लाईओवर ब्रिज का उद्घाटन करेंगे। प्लेनेटोरियम, स्मार्ट सड़क समेत अन्य प्रोजेक्ट का भी सीएम उद्घाटन करने वाले हैं।
भोपाल में महिला कांग्रेस कार्यकारिणी भंग होने पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पलटवार किया। उन्होंने कांग्रेस पार्टी को अद्भुत बताया। साथ ही मंत्री ने कहा कि कांग्रेस खराब इंजन में डिब्बे बदलती है। वहीं अर्चना जी के कसूर के बारे में भी गृह मंत्री ने जवाब मांगा। भोपाल नगर निगम के 10 अधिकारियों को लोकायुक्त ने नोटिस जारी किया। लोकायुक्त ने बिल्डिंग परमिशन शाखा के अधिकारियों को नोटिस दिया है। नोटिस दिए गए अधिकारियों ने साल 2003 से 2013 तक के बीच अवैध कॉलोनी बनाई थी, जिसके बाद उन्हें नोटिस जारी किया गया। बेमेतरा के सौरी गांव में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सम्मेलन आयोजित किया, जिसमें कृषि मंत्री रविंद्र चौबे शामिल हुए। इस दौरान कृषि मंत्री ने कहा कि आने वाले चुनाव में युवाओं की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। साथ ही उन्होंने सभी को ज्यादा से ज्यादा सदस्य बनाने के लिए प्रेरित किया। छत्तीसगढ़ में बीजेपी के प्रदर्शन के बाद कांग्रेस प्रवक्ता सुशील आनंद ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि यूजर चार्ज के मामले में बीजेपी अवसरवादी हो गई है। साथ ही कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि तत्कालीन बीजेपी सरकार में ही यूजर चार्ज को लेकर कानून बना था, लेकिन आज केंद्र के दबाव के कारण सरकार यूजर चार्ज लेने को मजबूर हो गई है। बड़वानी के सेंधवा में भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 3.5 मापी गई। भूकंप का केंद्र महाराष्ट्र की सीमा से सटा बिजारगढ़ फोर्ट बताया जा रहा है। बता दें कि जमीन में हलचल के कारण लोगों को भूकंप का एहसास हुआ, जिसके बाद लोग घरों से बाहर निकल गए। देश के 6 राज्यों में बैठे जालसाजों ने बीते 3 साल के अंदर एमपी के लोगों से करीब 97 करोड़ रुपए ठगे। ये खुलासा राज्य साइबर पुलिस की एनालिसिस रिपोर्ट में हुआ। रिपोर्ट में बताया गया कि ठगी के मामलों में सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल के नंबर या आईपी का इस्तेमाल हुआ है। पुलिस ने 1634 वर्चुअल वांटेड की सूची भी तैयार की। एमपीपीएससी की राज्य सेवा मुख्य परीक्षा 2020 के ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया आज से शुरू हो रही है। ये प्रक्रिया 23 मार्च तक चलेगी। इसके बाद 13 से 24 अप्रैल तक एडमिट कार्ड जारी किए जाएंगे। अभ्यर्थी ऑनलाइन डाउनलोड कर सकेंगे। वहीं लोक सेवा आयोग ने पहली बार निमाड़ अंचल के जिले में राज्य सेवा मेंस परीक्षा का केंद्र बनाने की घोषणा की है। छत्तीसगढ़ मंत्रालय में हाईकोर्ट और जिला कोर्ट को लेकर बैठक हुई। बैठक में दोनों कोर्ट की कार्यालयीन व्यवस्थाओं को लेकर चर्चा की गई। इस दौरान हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल संजय जायसवाल मौजूद रहे। साथ ही मुख्य सचिव अमिताभ जैन समेत कई अधिकारी बैठक में शामिल हुए। मध्य प्रदेश में युवा और बच्चों को ऑनलाइन गेम से बचाने के लिए एडवाइजरी जारी की गई है। राज्य साइबर सेल ने पेरेंट्स को ऑनलाइन गेम के दुष्परिणामों को बच्चों को बताने की सलाह दी। साथ ही साइबर सेल ने पेरेंट्स को बच्चों को ऑनलाइन गेम नहीं खेलने के लिए जागरूक करने के निर्देश भी दिए। सिंगरौली जिले की सांसद रीति पाठक का एक डांस करते वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। ये वीडियो एक वैवाहिक कार्यक्रम का बताया गया, जहां सांसद रीति पाठक पहुंची थी। उसी दौरान गाने की धुन बजते ही सांसद रीति अपने आप को रोक नहीं पाई और अपने करीबियों के साथ जमकर डांस किया। रायगढ़ जिले के कॉलेजों में होने वाले एनुअल एग्जाम को ऑनलाइन कराने की मांग उठने लगी, जिसे लेकर एनएसयूआई संगठन के साथ छात्रों ने नंद कुमार पटेल यूनिवर्सिटी के बाहर प्रदर्शन किया। इस दौरान बड़ी संख्या में कॉलेजों के छात्र यूनिवर्सिटी पहुंचे और नारेबाजी कर विरोध प्रदर्शन जताया। बेमेतरा जिले में गुणवत्ताहीन सड़क बनाए जाने को लेकर जोगी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। छिरहा से बदुकावापा तक सड़क का निर्माण किया जा रहा है, जिसकी गुणवत्ता को लेकर ग्रामीणों ने सवाल उठाया, जिसके बाद जेसीसीजू के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और सुधार नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। ग्वालियर पुलिस ने नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी और उसके साथी को गिरफ्तार किया। वहीं नाबालिग को उसके परिजन को सौंप दिया गया। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने छात्रा से पहले दोस्ती की, फिर प्रेम जाल में फंसाकर अपने साथ जयपुर ले गया, जहां उसने अपने दोस्त की मदद से दुष्कर्म किया। रायपुर के केलकलपारा स्थित होटल की तीसरी मंजिल से गिरने से बुजुर्ग की संदिग्ध अवस्था में मौत हो गई। मृतक की पहचान कुशालपुर के रहने वाले 62 साल के विनय कुमार झा के रूप में हुई है, जो 27 दिसंबर 2021 से होटल में ही रह रहे थे। मृतक ने खुद को रेलवे का रिटायर्ड टीटी बताया था। पुलिस मामले की जांच कर रही है। खंडवा के कोतवाली थाना क्षेत्र में अलग अलग जगहों पर 2 युवकों ने फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया। पंजाब कॉलोनी में रहने वाले इंजीनियर 2 साल से बेरोजगार था। उसकी पत्नी भी छोड़कर चली गई थी, जबकि दूसरे युवक के घर भी कोई नहीं था। पत्नी बच्चे बाहर गए हुए थे। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है।
यूक्रेन पर रूसी आक्रमण को लेकर नाटो शुक्रवार को वीडियो शिखर सम्मेलन आयोजित करेगा। वहीं जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज ने यूक्रेन के आक्रमण पर रविवार को आपातकालीन संसदीय बैठक बुला रहे हैं। उन्होंने कहा कि पुतिन यूरोप में शांति को खतरे में डाल रहे हैं। रूस यूक्रेन के बीच छिड़ी जंग को लेकर यूक्रेन के बॉर्डर गार्ड्स ने बताया कि सीमा में घुसपैठ के दौरान 3 लोगों की मौत हुई। राइटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक रूस के हमले की वजह से 40 से ज्यादा सैनिकों की मौत हुई है, जबकि कई दर्जन सैनिक घायल हो गए। वहीं यूक्रेन की सेना ने कहा कि कई चेक पोस्ट और सैन्य अड्डे हमलों की वजह से तबाह हो गए। हमले के बीच यूक्रेन के राजदूत ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बातचीत करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि भारत इस समय पावरफुल ग्लोबल प्लेयर बन चुका है। ऐसे में हमें यकीन है कि भारत के प्रधानमंत्री की बात रूसी राष्ट्रपति जरूर सुनेंगे। भारत और श्रीलंका के बीच T20 सीरीज का पहला मैच शाम 7 बजे से लखनऊ के इकाना स्टेडियम में खेला जाएगा। टीम इंडिया श्रीलंका के साथ पहले T20 मैच खेलेगी। इसके बाद दोनों टीमों के बीच 2 टेस्ट मैच खेले जाएंगे। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा की कोशिश होगी कि वे अपनी शानदार लय श्रीलंका के खिलाफ भी बरकरार रखें। बॉलीवुड अभिनेता अमिताभ बच्चन और उनकी पत्नी जया बच्चन को उनके बंगले प्रतीक्षा को लेकर बॉम्बे कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने बीएमसी का याचिकाकर्ता अमिताभ बच्चन और जया बच्चन के खिलाफ 3 हफ्ते तक कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने के आदेश दिए हैं।